हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल। स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे हमेशा की तरह बुक रीडिंग के इस फेज में जिससे हम MCQs बनाते हैं उसमें विपिन चंद्रा जी की किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि जो भारतीय इतिहास है आधुनिक भारत का, उस आधुनिक भारत के भारतीय इतिहास के ऊपर कवर की गई जो किताब विपिन चंद्रा जी के द्वारा है, इसके कई सारे अध्याय जो हैं जो लगभग 13 चैप्टर्स हैं, उसमें 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं और उन कवरेज में बेसिकली MCQ पर आधारित सारी ये श्रृंखला चल रही है। MCQ किस प्रकार से होता है, हम अध्याय ओपन करते हैं और उनसे बनने वाले जो MCQs हैं वो आपके सामने ला करके डिस्कशन करते हैं और उसके MCQs का एक्सप्लेनेशन भी आपको हम जितना संभव हो सकता है आपको समझाने की प्रवृत्ति में उतना समझाते हुए सोल्यूशन देते हैं। इस क्रम में जो लेसन 1 है ये हमने कंप्लीट कर लिया है और लेसन 2 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ऐसे ही करके बाकी के जो लेसन्स हैं वो भी हम 1 बाय 1 कवर करते रहेंगे, जिससे कि आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं UPSC, UPPSC, स्टेट में किसी भी प्रकार की PSC के एग्जाम्स को आप ध्यान में रखते हो तो इसमें आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। चैप्टर 2 की हेडिंग है यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन और किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट करते हैं। इनके फेजेस में देखें तो इसके अंदर भी कई सारे सब टाइटल्स हैं, जिनमें से कल ये सब टाइटल हमारा पूरा हो चुका है। इसके ऊपर आधारित प्रश्नोत्तरी मैंने कराई थी। जिन बच्चों ने इसे मिस कर दिया है वो प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से कल का ये वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रभाव के विस्तार के बारे में, साथ ही साथ दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो टकराव देखने को मिलते हैं उन टकराव के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा और इस पे बेस बनने वाले जो MCQs हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा आगे के चैप्टर्स में आगे के क्रम में आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं। 1 बाय 1 धीरे धीरे वो कवर होते चले जाएंगे और हम आपके सामने जो है वो सारे प्रश्नों की डिटेल प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को स्टडी IQ की तरफ से पब्लिश होने वाली एक किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी, जो UPSC और जो भी स्टेट PSC के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखा गया है कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में बनते हैं और किस तरीके की स्टडी करने से एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट को आसानी से चीज़ें समझाई जा सकती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अपने एक लंबे करियर को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ के तमाम सारे फैकल्टीज़ की मेहनत से और तमाम सारी वो बुक्स जो सिविल सर्विसेज में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करती हैं उनका निचोड़ करते हुए ये बुक बनाई गई है और मार्केट में प्रस्तुत की गई है आप लोगों की सहायता हेतु। इसे आप परचेज कर सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाकर के और इससे डायरेक्टली आप लिंक पर जाकर के भी क्लिक कर सकते हो। नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर के डायरेक्टली भी आप परचेज कर सकते हैं और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे MCQ सेशंस के साथ और MCQ के इस क्रम में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थीं। अब फिर से वही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैं अपने अंदाज में जब पढ़ाता हूं तो सभी बच्चों को यह जरूर कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो या जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो बी फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उस पर और प्रश्न की प्रकृति पर आप जरूर अपना फोकस रखें और इसके लिए सबसे आसान चीज है कि आप रेखांकित करते चलें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे बात करी जा रही है दक्षिण भारत में, यानी उत्तर भारत के संदर्भ में अभी कुछ हमें सोचना ही नहीं है। आपने जो भी इतिहास उत्तर भारत के संदर्भ में पढ़ रखे हैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल ही जाइए। तो दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थी। यहाँ पर अंग्रेजों के अनुकूल वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी भी आए हैं, डच भी आए हैं, पुर्तगीज भी आए हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ अंग्रेजों की करी जा रही है। तो उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि क्यों परिस्थितियां अनुकूल थी, क्या कारण रहा होगा। पहला, दक्षिण में अंग्रेज किसी भी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना, अंग्रेजों को किसी भी भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ता था। यानी कि साउथ इंडिया में ये बताया गया, एक रीजन दिया गया कि दक्षिण भारत का जो वो राज्य है जिस समय अंग्रेज अपने पैर पसार रहे हैं उस समय दक्षिण भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं है या शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं है जो अंग्रेजों को सीधे टक्कर दे करके उन्हें पराजित कर सके। अदरवाइज की मराठा और राजपूताना जो पश्चिमी उत्तरी भारत के हिस्से में रहे हों उनको छोड़ दिया जाता, क्योंकि बात तो दक्षिण भारत की हो रही है। तो ऐसा कोई शक्तिशाली भारतीय सरकार नहीं था। बिल्कुल बात सही है
क्योंकि यही वो समय है जिस समय मुगल सत्ता जो है वो क्या हो चुकी है, काफी हद तक कमजोर हो चुकी है। और ये औरंगजेब के बाद के समय की बात करी जाए, और अगर औरंगजेब के समय भी अगर हम ये बात सोचें तो औरंगजेब ने भले ही दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को एस्टैब्लिश या अपने साम्राज्य को प्रसारित किया था, लेकिन सीधी शक्ति जो है अभी भी औरंगजेब के हाथ में नहीं थी, क्योंकि वहां पर गवर्नरशिप्स उसने अपॉइंट करी हुई थी। तो एक ये रीजन है, सही है ये। विजयनगर का साम्राज्य 1565 में नष्ट हो चुका था, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो सीधा फैक्ट वाली बात लिखी है, तो कुछ अलग से इसमें सोचना ही नहीं है। दक्षिण भारत में नवसृजित राज्यों को लालच देकर बहलाना एवं उन्हें हराना आसान था, उसका रीजन भी ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है वो बात सही है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी सही है। रीजन क्या है, जब केंद्रीय सत्ता दक्षिण भारत में शक्तिशाली रूप से प्रदर्शन नहीं कर पाई तो दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे, और स्वतंत्र होकर के अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, यानी अपने निकटतम राजा की भी हत्या कर सकते थे, उसे पराजित कर सकते थे, उसके साथ संधि कर सकते थे, अपमानजनक चाहे वो संधि ही क्यों ना हो। और इन सबको करने में जो भी व्यक्ति इनकी सहायता करता, मसलन अंग्रेज अगर इनकी सहायता करते हैं तो वो सहायता को लेने से चूकते नहीं थे। इसी क्रम में अंग्रेजों को यह पता चला कि इस आधार पर तो इन्हें आसानी से लालच दिया जा सकता है और इन्हें मनमर्जी से आराम से बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो ऐसा करने में अंग्रेजों ने बिल्कुल भी चूक नहीं करी और ये काम भी उन्होंने किया, और यही कारण था कि स्थितियां अपने अनुकूल वो बना सके। तो इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो तीन के तीनों कथन सत्य हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए, इन परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए कि जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में कुछ व्यापारियों द्वारा स्टैब्लिश की जाती है और उसका एक आधिकारिक रूप जब 31 दिसंबर 1600 को जब दे दिया जाता है, और जब ये ईस्टर्न स्टेट्स में व्यापार करने के लिए आते हैं तो ये एक साधारण सी कंपनी के तौर पर ही व्यापार करने आए हैं। मतलब इनकी इच्छा सिर्फ इसी तरह से जैसे बाकी यूरोपियंस आए हैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए और अपने राष्ट्र में अपने को मजबूत बनाने के लिए, वैसे ही यहाँ पर आए। लेकिन जल्द ही इन्हें यह पता चला कि यहाँ पर अपना साम्राज्य भी कायम कर सकते हैं, यानी कि आप यूं भी सोच सकते हैं कि ये व्यापारी अधिकारी बनने के भी सपने बुनने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर ऐसी उनको दिखाई दे रही थी। तो ये कथन आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में, फिर से दक्षिण भारत के कॉन्सेप्ट को ही हमें ध्यान रखना है। भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक गतिविधियों के केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब साउथ में अंग्रेज जो हैं जब ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने कुछ सेंटर्स बनाए हैं, ठीक है, व्यापारी कुछ कोठियां बनाई हैं, व्यापारी कुछ केंद्र बनाए हैं। तो इन केंद्रों के संबंध में कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, जरा सोचिए इसके बारे में और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लिखा है 1611 में 1611 में उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। बात यहां पे आधिकारिक फैक्ट्री की हो रही है। आपको मालूम है कि सूरत में 1608 में उन्होंने फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था, लेकिन पहली आधिकारिक फैक्ट्री जो है आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्टैब्लिश करी, और ये 1611 में हुआ। स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट लिखा है 1639 में मद्रास के स्थानीय राजा से पट्टा प्राप्त करके वहां किलेबंदी की गई। पट्टा प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना कई जगहों पे पगड़ी देना या फिर पट्टा देना, इसी को बोला जाता है। इसको आप लीज कह सकते हैं, लीज, ठीक है, इसी को लीज बोला जाता है। तो यहाँ पे पट्टा का मतलब लीज से है। लीज का मतलब कुछ समय के लिए वो जमीन किसी तरीके से थोड़ा सा किराए पे जैसे दे देना। तो ये पट्टेदारी कुछ इस तरीके की हुई कि वहां के जो मद्रास के राजा थे उन्होंने कई सारी शर्तों पर ये पट्टेदारी दी थी, जैसे कि मसलन वहां के जो बंदरगाह है, वहां का जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह से जो चुंगी प्राप्त होती थी, यानी चुंगी से जो आय प्राप्त होती थी, उस आय का 50% यानी कि आधा हिस्सा राजा के पास जमा होगा, यह शर्त दी गई। इसके बदले राजा ने इन्हें यहां पर किलेबंदी करने का साथ ही साथ सिक्के ढालने का और अपनी मर्जी से व्यापार करने का, ये इस तरीके की अनुमति जो है इन्होंने दे दी थी। और यही कारण हुआ कि सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है वो यहां पर बनाया गया मद्रास में। यही रीजन हुआ कि सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है यहां पर बनाया गया, क्योंकि किलेबंदी करने का यहां पर अवसर दे दिया गया था। अभी जो किलेबंदी है, इसके रिस्पेक्ट में भी ब्रिटिशर्स के कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, या ब्रिटिश कंपनी के ब्रिटेन से यहां के अधिकारियों के लिए, यानी कि ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी जो ब्रिटेन में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, उन्होंने भारत के अधिकारियों को एक लेटर लिख करके दिया कि आप फोर्टिफिकेशन करिए,
न सिर्फ फोर्टिफिकेशन करिए, बल्कि फोर्टिफिकेशन करते समय यानी कि किलेबंदी करते समय यह भी ध्यान रखिए कि इस किलेबंदी में इतनी मजबूती हो कि स्थानीय शासक भी अगर कभी आक्रमण करें तो सुरक्षित रहे, या फिर यूरोप के दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो वहां पर हैं अगर उनसे कभी हमें युद्ध लड़ना पड़े तो उस स्थिति में भी हमारा किला मजबूत रहे। और एक और भी बात कही गई कि इस किले के निर्माण के दौरान कोशिश करिए कि वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ आप धैर्य से प्रस्तुत आइए और उन्हें इस तरीके से बात करते हुए किलेबंदी के कार्य में लगाइए कि वे अपनी मर्जी से आपके लिए किला बना करके दें। मतलब सीधा सा था कि किला भी बने और उसको बनाने में पैसा भी आपका न लगे। तो ये सारे काम यहां पर किए गए थे और ऐसा ही हुआ भी। इस किले को बनाने में जो खर्चे आए वो भारतीय राजस्व से दिए गए थे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। सो इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही हो गया। यहां पर जो भी क्वेश्चन था उसका पॉइंट नंबर सी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो आंसर नंबर सी सही होगा। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मेरा प्रयास ये है कि आपको बुक जो है उससे बनने वाले नॉर्मल स्टेटमेंट्स तो आपको यूं ही समझ में आ जाते हैं, लेकिन जहां से मैंने प्रश्न बनाए हैं उसमें कुछ क्लिष्टता है जिसको साधारणतः आपको 2-3 बार रीड करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि जब आप ये प्रश्नोत्तरी करिए तो इसका एक भी क्रम आपसे छूटने ना पाए। थोड़ा जरूर आपको मेहनत लगेगी पढ़ने में, तो आप इसका एक भी क्रम मत छोड़िए। दूसरी बात यह है कि इसको पढ़ने के बाद संबंधित जो चैप्टर हैं और उससे संबंधित जो सब टाइटल्स अंदर चैप्टर के हैं उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं रोज क्लियर कर देता हूं कि आज हम किस सब टाइटल के अंदर क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो आपको पेज नंबर खोजने में दिक्कत नहीं होगी। आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो, हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, दोनों में काम चलेगा। और एक मैं और बात करना चाहूंगा, कुछ बच्चों ने कॉमेंट्स किए, मैं सभी के कॉमेंट्स देखता हूं और कुछ बच्चों के कॉमेंट का मैंने रिप्लाई भी किया है, नो डाउट। ठीक है, तमाम जगह से बच्चों ने कनेक्ट करते हुए हमसे कुछ चीजें पूछी हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन आ रहा है कि सर मेरे पास में ये किताब नहीं है, पुराने एडिशन की है। कोई दिक्कत नहीं, आप पुराने एडिशन से भी पढ़ेंगे तो भी मैक्सिमम चीजें मिलेंगी। एक तो सोल्यूशन ये है। दूसरा, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे पास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है और दूसरी किताबों का भी नाम वो ले रहे हैं। तो दूसरी किताबों को भी कवर किया जाएगा, आप इंतजार करिए। लेकिन केवल एक किताब को पढ़ करके, जैसे आप कहें कि सर हम स्पेक्ट्रम ही पढ़ करके जाएंगे, तो नो डाउट वो सफिशियंट है, लेकिन आपको चाहिए कि आप मल्टी बुक्स जो है अपनी प्रिपरेशंस में रखें एक ही सब्जेक्ट के लिए। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब ये बुक हमारी कंप्लीट होगी या दूसरा सेशन कुछ इस तरीके का अगर बनेगा तो उसमें हम स्पेक्ट्रम को भी कवर करेंगे आपके समक्ष। ठीक है, तो आशा करते हैं आपके जो ये डाउट्स हैं इस तरह वाले वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब बात हो रही है तो चैप्टर की शुरुआत में आपने देखा था यहां पे ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी की ही बात हुई है सिर्फ। तो इस संबंध में यहां पर पहला पॉइंट लिखा है, पुर्तगालियों से बंबई द्वीप प्राप्त किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, किसके रूप में, किसके रिस्पेक्ट में देखना है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके रिस्पेक्ट में देखना है। पुर्तगालियों से बंबई द्वीप प्राप्त किया था। ब्रिटेन के राजकुमार की शादी जो है वो पुर्तगाली राजकुमारी से हुई थी और ये 1600 करीब 32 के आसपास की बात है। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो यहां पर ये पुर्तगालियों से बंबई द्वीप जो है वो प्राप्त कर लिया गया है 1668 में। 1662 की बात है, एग्जैक्टली यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। 1662 की बात है जब ये विवाह किया गया और इस विवाह में दहेज के स्वरूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई पोर्ट मिला। बंबई पोर्ट क्या कह सकते हैं, बंबई का जो द्वीप है वो मिला, बंबई द्वीप, मुंबई आइलैंड जो है वो मिला। लेकिन वो फाइनली जो है वो पुर्तगालियों के हाथ से कब आया? 1668 में आया। मतलब उस समय शर्तें रख दी गई, विवाह 1662 में हुआ और उसके बाद 1668 में फाइनली वो अंग्रेजों के पास पुर्तगालियों के हाथ से आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसकी मैचिंग जो है वो किससे हो गई है? पुर्तगालियों को बंबई द्वीप प्राप्त हुआ है 1668 में, यानी कि ए का आंसर जो है वो 2 होना चाहिए और ए का आंसर 2 जो है वो हमारा यहां पर है और यहां पर है, इन दो जगहों पर है, दो जगहों पर। यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता है सही और ऑप्शन डी सही नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में दूसरा पॉइंट देखते हैं, पूर्वी भारत में उड़ीसा में फैक्ट्री की स्थापना।
अगर हम पूर्वी भारत में उड़ीसा में फैक्ट्री की स्थापना की बात करेंगे तो ये हुई थी 1633 में 1633 में 1633 में। तो बी का आंसर क्या हो गया 3। तो बी का आंसर 3 हमको सिर्फ यही दिख रहा है। इस केस में हमारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें आगे जानने की जरूरत है ही नहीं। जब कभी भी मिलान वाले प्रश्न आएंगे एलिमिनेशन मेथड जरूर अपनाइएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत जो है वो 1651 में मिली है, 1651 में, और इस तरीके से सी का आंसर 4 हो जाएगा। और एक ही बचा मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना 1611 में। और ज्यादातर लोगों को ये वाला ईयर तो याद होता ही है। तो अगर देखते हैं ये वाले ईयर से क्या काम चल सकता था, डी का मसूलीपट्टनम वाला जो आंसर है वो 1 है, तो डी का 1, और डी का 1 सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर था। अगर आपको सिर्फ ये वाला आंसर भी आता होता तब भी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्रम में अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर, अच्छा आंसर पहले ही दिख गया यहां पर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही मैच कर रहा है, बाकी सारे गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 1686 में 1686 में अंग्रेजों और औरंगजेब के बीच में युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो पहले तो इस युद्ध के बारे में यह समझा जाए कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस युद्ध को किया जाना यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। रीजन बिहाइंड कि उन्होंने बंगाल को हल्के में लिया और उन्हें यह लगा कि औरंगजेब की शक्ति इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होगी जितना कि हमने दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा सफलताएं हासिल करनी शुरू कर दी थी। और ये चूक उन्हें भारी पड़ी और बुरी तरीके से इन्हें पराजित न सिर्फ किया गया बल्कि बंगाल से इन्हें निकाल करके गंगा नदी के तटीय भाग पर जाकर के इनको रहने के लिए छोड़ दिया गया। और उस कंडीशन में वो बहुत ही ऐसी जगह थी जहां पर मतलब बीमारी हो जाती थी लोगों को, अक्सर महामारी वाले रीजंस थे, तो इससे बड़ी परेशानी हुई इनको। इसके अलावा मद्रास के रीजन और मसूलीपट्टनम वाली जो फैक्ट्रीज थी वो भी इनसे छीन ली गई थी और उस पर भी कड़े व्यापारिक कर लगा दिए गए थे औरंगजेब के द्वारा। और इस सब चीजों के चलते उन्हें यह समझ में आ गया कि हमने औरंगजेब से पंगा लेकर के ठीक नहीं किया, यानी कि केंद्रीय शक्ति से इनके द्वारा सीधे सीधे टकराने की एक भूल थी जिसे इन्होंने अब एहसास कर लिया था। उसका रिजल्ट ये निकला कि फिर इन्होंने शाह के सामने या यूं कह सकते हैं बादशाह के सामने माफी मांगी और माफी का परिणाम ये हुआ कि बादशाह से भी एक चूक हुई कि इनको जो है वो माफ कर दिया गया। हालांकि इनके ऊपर भारी हर्जाना जो है वो आरोपित करा गया। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अंग्रेजों की हार हुई और उन्हें बंगाल स्थित अपनी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया। बिल्कुल सही बात है, यही चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। इसमें मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री के ऊपर भी कड़े टैक्सेस लगाए थे और किलेबंदी घेरेबंदी पूरी तरीके से बंद करवा दी गई थी कि अब आप नहीं करेंगे। तो एक पल को तो यह लगा कि अंग्रेजों का अस्तित्व लगभग यहां समाप्त है, लेकिन राजा ने इन्हें माफ इसलिए कर दिया कि एक तो रीजन ये कि इनकी जो नेवल फोर्सेस थी वो बहुत काम की थी और पश्चिमी एशिया की अगर हम बात करें, ईरान वगैरह की बात करते हैं, तो वहां से व्यापार करने के लिए इनकी नेवल फोर्सेस काफी काम आती थी बादशाह के, तो इसलिए भी इनकी जरूरत थी। दूसरी बात यह थी कि जो विदेशी व्यापारी आए थे इनसे लोकल ट्रेडर्स को फायदा होने लगा था इसके समय में, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इनके व्यापार को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता था, ऐसी सोच बादशाह की भी थी। और इसी चीजों को आधार बना करके इन्होंने माफीनामा भी जो है प्रस्तुत किया था, जिसे फिर महाराजा ने एक्सेप्ट किया। लेकिन उसी समय औरंगजेब ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया और वो जुर्माना 2,50,000 रुपए ना होकर के 1,50,000 रुपए था। वो जुर्माना कितना था? 1,50,000 रुपए। तो स्टेटमेंट में देखा जाए बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, उन्हें व्यापार की छूट दे दी गई, लेकिन स्टेटमेंट में जो हर्जाना लगाया वो सही नहीं है। इस तरीके से पहला वाला स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हर्जाना आप ध्यान रखेंगे ये 1.5 लाख रुपए का था। ठीक है, 1.5 लाख। अगला प्रश्न, बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और बैंकर मद्रास, मुंबई और कोलकाता, ये वो 3 जगहें थी जहां पर ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज और कोठियां जो है वो स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो मद्रास, बंबई या मुंबई उस समय कहते थे, मुंबई लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह है।
कोलकाता की अंग्रेज बस्तियों की ओर आकर्षित होने के क्या कारण थे? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उस समय की जो भारतीय बस्तियां थीं वो चाहे नॉर्थ की ही क्यों ना रही हो, वो साउथ के इन ट्रेड पॉइंट्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही थी? उसका रीजन क्या था? ऑप्शन में दिया हुआ है इन नगरों में उपलब्ध नए व्यावसायिक अवसर। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने इस नई कोठी को इस प्रकार से डेवलप किया था कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित थे। किलेबंदी इसीलिए इसे मजबूती करी गई थी कि ना तो इसमें जो स्थानीय शासक हैं उनका कोई प्रभाव पड़े, बल्कि अगर कोई यूरोपियन ताकतें हैं जो अंग्रेजों से पंगा ले सकती हैं उनका भी प्रभाव ना पड़े। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके ये व्यापारिक नगर काफी सुदृढ़ थे और काफी सुरक्षित भी थे। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नए व्यावसायिक अवसर जो हैं वो यहां पर लोगों को मिल रहे थे। ठीक है। दूसरा, मजबूत मुगल साम्राज्य में अधिक सुरक्षा के कारण अधिक व्यापार आरोपित किए गए। ये जो स्टेटमेंट है ना, आप ध्यान दीजिए, मद्रास, बंबई और कोलकाता पे जब एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है तो उस समय वो औरंगजेब वाली ताकत खत्म हो गई है। लेटर मुगल्स हैं यहां पर, औरंगजेब के बाद की कमजोर शक्तियां हैं यहां पर। हालांकि फर्रुखशियर इत्यादि ने इनके ऊपर काफी सख्ती से पेश आने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो अंततः सफल नहीं हुए। तो यहां पर ये जो बात लिखी हुई है ना कि मुगल साम्राज्य, मजबूत मुगल साम्राज्य, तो मजबूत मुगल साम्राज्य नहीं है। पहला तो बात यहीं पर गलत लिखा है, मजबूत नहीं है। मुगल साम्राज्य जो है वो कमजोर हो चुका था, हीन हो चुका था। दूसरी बात, अधिक सुरक्षा के कारण, सुरक्षा तो अधिक थी ही नहीं बल्कि असुरक्षित हो गया था, असुरक्षित होने लगा था व्यापार यहां पर। इसका मतलब यह है कि इन शहरों के बाहर जो व्यापार था वो व्यापार काफी ज्यादा ट्रेड जो है वो सिक्योरिटी बहुत मांगता है। आप साधारण सी यूं ही कल्पना कर लीजिए कि आप किसी मंडी में कुछ भी चीज बेच करके आ रहे हैं और आपका सामान बहुत अच्छा बिका है, आपकी जेब में पैसा भरा है और आप अपने घर सुरक्षित ना पहुंच पाए, तो आप मंडी में व्यापार करने जाएंगे क्या? धन तो लुटता ही लुटता है, जान की भी हानि होती है, जान और माल दोनों की हानि होती है। तो अदर्स जगहों पर, इन स्पाइट ऑफ दीज कह सकते हैं प्लेसेस, दूसरी जगहों पर असुरक्षा की भावना ज्यादा थी और इन जगहों पर सुरक्षा ज्यादा थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखा हुआ है। इस आधार पर केवल कथन एक ही सही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं आपसे ऐसी। ठीक है, किसी भी प्रश्न में आपको कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप पूछ जरूर सकते हैं। ठीक है, पूछिए कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई करूंगा मैं आपको। अगला जो है बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, कोशिश करिएगा बताने की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? मैं आपको ये बता सकता हूं कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस नाते ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1602 में डच की स्थापना होगी तो फ्रांसीसी नहीं होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया। 1599 आपको याद है? ईस्टर्न एडवेंचर्स का नाम याद है आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम, कुछ व्यापारी थे एडवेंचरस नाम से, उन्होंने कंपनी बनाई थी और यही 1600 में, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो ये भी आंसर सही नहीं है। 1764 जो है ये बक्सर के युद्ध की बात हो रही है, इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था इस समय, आपको मालूम है। और 1664 जो है ये कॉलबर्ट नाम का एक प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री कह सकते हैं आप। ये लुई 14 के प्रधानमंत्री थे। फ्रांस में लुई 14 का शासन था और उसका प्रधानमंत्री जो कॉलबर्ट था उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में करी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1664। इट इज वेरी इजी, इसमें ज्यादा कुछ खास कठिन नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट है कर्नाटक एवं हैदराबाद में। कर्नाटक की बात हो रही है और हैदराबाद की बात हो रही है। साउथ के दो बड़े नवाबी क्षेत्र हैं
शुरुआत में कर्नाटक पर हैदराबाद के निजाम का अधिकार होता था। तो कर्नाटक एवं हैदराबाद में गद्दी का संघर्ष ये चल रहा है और ये लगभग इसमें संघर्ष आपको दो जगहों पे पढ़ने को मिलेगा। कर्नाटक वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें आपको इसकी कहानी देखने को मिल जाएगी। गद्दी के संघर्ष के दौरान हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जहां की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? देखिए, एक तो आपका है कर्नाटक और एक आपका है हैदराबाद। ठीक है, और कहा जा रहा है कि हैदराबाद में जो निजामुल मुल्क आसफ जहां है, आसफ जहां, इसकी मृत्यु हो गई है। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा नासिर जंग जो है वो गद्दी पर बैठा। नासिर जंग जो है ये गद्दी पर बैठे, लेकिन इनको चैलेंज कर दिया। किसने चैलेंज कर दिया? मुजफ्फर जंग ने। ये जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, मुजफ्फर जंग जो थे, मुजफ्फर जंग, इन्होंने जो है चैलेंज कर दिया कि ये गद्दी हमें मिलनी चाहिए, यानी एक तरीके से विद्रोह कर दिया। ये वही समय है जिस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है और वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने का प्लानिंग कर रहा है। लेकिन उसके सामने समस्या ये आ रही है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर फ्रांस की सरकार का पूरी तरीके से फ्रांस की सरकार इसको गवर्न करती थी। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोड़ दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया गया था ब्रिटेन से कि जाओ अपना व्यापार करो, हमको तो बस चुंगी चाहिए। ऐसा यहां फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं था। इस नाते अपने आप को प्रूफ करने के लिए फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले है वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए मौके की तलाश कर रहा है और ये कुछ मौके यहां पर बन रहे हैं। इसी समय अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में नवाब हुआ करते थे अनवरुद्दीन। ठीक है, और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की गद्दी को चैलेंज किया गया था चांदा साहब के द्वारा। चांदा साहब जो है वो मराठों की कैद से छूट करके आए थे 7-8 साल बाद, और अब वो चैलेंज कर रहे थे कि हमको ये गद्दी चाहिए थी। इसी नाते जब इस तरीके से हैदराबाद और कर्नाटक में ये गद्दी के लिए संघर्ष हुए चांदा साहब और मुजफ्फर जंग के द्वारा, तो चांदा साहब और मुजफ्फर जंग दोनों का साथ दिया है डुप्ले ने, और आगे चल करके अपने इनसे जो है मुआवजे लिए हैं, या कह सकते हैं कि लाभांश जो भी इस युद्ध का हुआ है वो इनको मिला है। किस तरीके से मिला आगे चर्चा करेंगे। तो चांदा साहब के बारे में मैंने आपको इनिशियली बताया। नासिर जंग इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नासिर जंग, ऑप्शन नंबर बी। और मुजफ्फर जंग ने फिर नासिर जंग को क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। और अनवरुद्दीन की गद्दी को चैलेंज करने का काम जो है वो किसने किया है? चांदा साहब ने। मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग की गद्दी के लिए और चांदा साहब ने अनवरुद्दीन की गद्दी के लिए चैलेंजिंग की है। इसको सहायता करने का काम आगे डुप्ले करेगा, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है। तो गद्दी पर कौन बैठा है, इसका आंसर तो आपको मिल गया। अब हमें समझना है कि 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद की राजनीति, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है, अस्थिर थी और फ्रांसीसियों के लिए यह लाभकारी थी। और किस प्रकार से लाभकारी थी, इसका आधा उत्तर तो मैंने दे दिया है, पर दूसरे उत्तर की खोज के लिए जरा इसमें देखते हैं कौन से कथन सत्य हैं कौन से नहीं। चांदा साहब ने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट 80 गांव दिए। बिल्कुल सही बात है। जब ये वॉर हुआ, जब ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अगर आप देखेंगे चांदा साहब जो है वो जीत गया, मतलब फ्रांसीसी की सहायता से चांदा साहब जीते। तो चांदा साहब ने 80 गांव जो हैं वो पौंडीचेरी के निकट जो थे वो फ्रांसीसियों को दिए थे। 1748 में स्थिति खराब हुई थी और ये युद्ध जो लड़ा गया था, ये युद्ध लड़ा गया था 1749 में। ठीक है, ये युद्ध लड़ा गया था 1749 में। तो एक तो इस तरीके से फ्रांसीसियों के लिए लाभ हुआ है यहां पर। तो पहला वाला आंसर तो सही है। कथन एक जहां सत्य लिखे हैं वो वाले ऑप्शंस तो सही हो जाएंगे। एक यहां पर सत्य लिखा है और एक यहां पर सत्य लिखा है, इसलिए ये दोनों आंसर तो बिल्कुल क्या हैं? गलत हैं। ए और बी और सी तो आंसर हो ही नहीं सकते। हैदराबाद के निजाम नासिर जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को पौंडीचेरी के निकट कुछ जमीनें दी। आप थोड़ा सा बैक चलिए और जरा देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि नासिर जंग को चैलेंज किया था मुजफ्फर जंग ने, और मुजफ्फर जंग का साथ डुप्ले दे रहा था। अगर मुजफ्फर जंग का साथ डुप्ले दे रहा है, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है, तो नासिर जंग इसको क्यों उपहार देगा? इसका मतलब नासिर जंग की यहां पर हार हुई है। एक्चुअली नासिर जंग जो है वो मारा गया। और जब यहां पर ये क्या नाम है, अनवरुद्दीन जो थे, जब इनकी डेथ हुई या इनकी जब हत्या हुई,
अनवरुद्दीन मारे गए और इनका जो बेटा है वो, उसका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ये कर्नाटक छोड़ करके साउथ में और आगे तिरुचिरापल्ली चले गए थे और तिरुचिरापल्ली तक पीछा किया गया चांदा साहब और डुप्ले के द्वारा और तिरुचिरापल्ली के फोर्ट में इसको कैद कर दिया गया। और यही कैद ही आगे चल करके आरकाट के युद्ध का कारण बनेगी, जब रॉबर्ट क्लाइव आरकाट के युद्ध के समय में कर्नाटक के ऊपर, यही कर्नाटक के आरकाट के ऊपर हमला कर देगा और इनका ध्यान, डुप्ले और चांदा साहब का जो ध्यान है वो तिरुचिरापल्ली से हट करके कर्नाटक की तरफ आएगा और इधर मोहम्मद अली मुक्त हो जाएगा। तो मोहम्मद अली अंग्रेजों का लाभ देगा। फिर इस तरीके से फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के ये जो अस्थिरता है इसका खूब लाभ उठाया है। लेकिन प्रश्न जो है वो फ्रांसीसी संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको फ्रांसीसी संदर्भ में बताया। ब्रिटिशर्स के संदर्भ में भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए, अब स्टेटमेंट पे वापस आते हैं। हैदराबाद के निजाम नासिर जंग ने फ्रांसीसी कंपनी को पौंडीचेरी के निकट कुछ जमीनें और मसूलीपट्टनम नगर पुरस्कार में दिए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रांसीसी हैं उनको पौंडीचेरी के निकट जमीन और मसूलीपट्टनम का जगह मिला था, लेकिन ये नासिर जंग ने नहीं दिया था क्योंकि इसकी तो डेथ हो गई थी। तो किसने दिया था? ये दिया था मुजफ्फर जंग ने, मुजफ्फर जंग ने। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहां पर एक कह सकते हैं कि 3-4 लोगों की मिली भगत चल रही है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, दूसरा गलत है, यानी कि दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। कथन है 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश का युद्ध हुआ। ये तो आप रट लीजिए कि इसी डेट को हुआ, याद कर लीजिए, फैक्ट है ये। मैंने कहा ना, हिस्ट्री को 2 तरीके से पढ़िएगा, 2 या 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो आनंदित होने के लिए, या हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़िए कि आप उसमें समा जाइए। कहानी की तरह जब सुनेंगे तो आपको समाहट मिलेगी उसमें, आपका समाहार होगा उसमें, यानी आप मिल सकेंगे। दूसरा, लॉजिकल तरीके से पढ़िए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे मैंने अभी आपको कर्नाटिक वॉर के बारे में थोड़ा सा बताया, तो क्यों ऐसा हो रहा है उसके पीछे भी रीजन दिया। आखिर डुप्ले क्यों इनका साथ देना चाह रहा था? क्या इसकी सिर्फ यही मंशा थी कि वो यहां पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ले? इसके पीछे दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया कि ये भी दिखाना चाह रहा है अपनी कंट्री को कि यहां पर अवसर हैं, हमें खुल के काम करने दीजिए। ये अवसर भी वो दिखाना चाहता था। हालांकि इसमें वो काफी हद तक सफल रहा, बहुत हद तक सफल रहा, जब तक कि ब्रिटिशर्स का इंटरफियर काफी तेजी से नहीं हुआ तब तक। तो 22 जनवरी 1760 को वांडीवाश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध रहा, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। निर्णायक युद्ध बिल्कुल रहा और इसमें फ्रांसीसियों की हार भी हुई, यानी कि कथन ए तो सही है। तो जहां कहीं भी ये लिखा है कि कथन ए सही है, वो आंसर सही हो सकते हैं। यहां पर लिखा है कथन ए असत्य, यानी डी तो आंसर नहीं हो सकता है। यहां लिखा है सत्य है, ये हो सकता है। ए और आर दोनों सत्य है, मतलब ए भी सत्य है, ये भी हो सकता है। ए और आर दोनों सत्य है, मतलब ये भी हो सकता है। डी नहीं हो सकता है, ए, बी और सी इसका आंसर हो सकता है। आंसर देने की कला भी समझिए। एग्जाम हॉल में ये आपको बहुत सहायता करते हैं अगर इस तरीके से आप आंसर को निकाल लेते हैं तो। दूसरा, 1754 में दोनों देशों के बीच समझौते 1756 में टूट गए। 1754 में देखिए ऐसा है कि यूरोप में भी फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ते थे, बीच में लेकर के एक्स ला शैपल का संधि भी हुआ था, लेकिन इन सब की संधि का बहुत लंबे तौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 1754 में जो संधि हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हम विश्व भर में जहां जहां भी हमारी कॉलोनीज हैं और हम व्यापार जहां कर रहे हैं, वहां उन देशों में हम आपस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला, खास करके तब जब भारत में स्वयं इस तरीके के अवसर मौजूद हो रहे थे कि कोई भी भारत को लूट सकता था और अथाह संपत्ति व्यापार न सिर्फ करके बल्कि इन राजाओं को कंट्रोल करके कमा सकता था। तो ये संधि की नैतिकता किसी से भी बर्दाश्त के बाहर थी, चाहे वो फ्रांसीसी हो या फिर ब्रिटिशर्स हो। इसलिए उस संधि को धता बताते हुए ये आपस में लड़ते ही रहे और 1756 में पूरी तरीके से संधि ब्रेक हो गई। परिणाम ये हुए कि अंततः जो है वो फ्रांसीसी हारे और अंग्रेज जीत गए। तो क्वेश्चन था, कथन है कि ये जो फ्रांसीसी की हार हुई है, फ्रांसीसियों की जो हार हुई है, ये निर्णायक युद्ध रहा है, वो हार होने का कारण दोनों के समझौते टूट जाना है क्या?
तो फिर से समझने का प्रयास कीजिए, कारण जो कथन जो कहा गया वो बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रांसीसियों की हार का कारण और अंग्रेजों की जीत का कारण ये नहीं है, बल्कि इस युद्ध के होने का कारण ये है। तो युद्ध के होने का कारण नहीं पूछा गया है आपसे हार का आपसे पूछा गया जनवरी 1760 में वॉन्डीवॉश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध रहा। इसका कारण यह नहीं है कि समझौता टूट गया, इसका कारण तो यह कि यह हुआ, निर्णायक युद्ध रहा, यह इसका कारण नहीं है, या फिर फ्रांसीसी हार गए, यह इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका कारण क्या था, फ्रांसीसी हार क्यों गए? क्योंकि जिस बीच फ्रांसीसी अपने अस्तित्व को दक्षिण भारत में बचा रहे थे, उस बीच अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज न सिर्फ दक्षिण भारत में सेकंड कर्नाटक वॉर पे अपना ध्यान दे रहे थे, बल्कि जिस समय सेकंड कर्नाटक वॉर में वो ध्यान दे रहे थे, उसी समय वो बंगाल पे भी ध्यान दे रहे थे, और बंगाल में भी उन्हें सफलता हासिल हुई थी। तो अब उनके पास में सैनिक के साथ साथ जो धन से संबंधित जो शक्ति है वो भी ज्यादा हो गई थी फ्रांसीसियों से, और ये एक युद्ध के हार का कारण हुआ। तो अंत के ये जो स्टेटमेंट दिया ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही कारण नहीं है ए का। सो इस हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है, वॉन्डीवॉश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बड़ा ही सरल आंसर है। डुप्ले के बारे में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो डुप्ले तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि वॉन्डीवॉश का युद्ध हो रहा है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, रॉबर्ट क्लाइव भी नहीं है इसका आंसर। जनरल आयरकूट, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व की बात करी जा रही है, तो आयरकूट जो थे ब्रिटिश सेना का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, और उस समय लल्ली जो थे ये वॉन्डीवॉश के युद्ध में ब्रिटिश सेना के फ्रांसीसी सेना की तरफ से लड़ रहे थे, और जो डुप्ले था उसे वापस बुला लिया गया। तो डुप्ले का वापस बुलाना ही इस युद्ध की हार का कारण भी रहा, यह भी एक बात है। पर क्योंकि संधि हुई थी, ये जो 1754 में जो संधि हुई थी, उस संधि में यही कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप डुप्ले को वापस फ्रांस से कहा गया कि आप डुप्ले को वापस बुलाइए भारत से, तो डुप्ले को वापस जाना पड़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहां पर इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। लिली जो है ये आपका फ्रांसीसी गवर्नर है, फ्रांसीसी है इस दौरान, वॉन्डीवॉश के युद्ध के दौरान, और जनरल आयरकूट जो है ये अंग्रेजी गवर्नर है। ठीक, 1763 में हुए पेरिस समझौते के अनुसार, अभी भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ही हुआ है, और वॉन्डीवॉश के युद्ध के बाद हुआ है। अंततः वॉन्डीवॉश के युद्ध के पूरी तरीके से परिणाम समाप्त इसी संधि के बाद ही हुए। तो 1763 में हुए पेरिस समझौते के अनुसार लिखते कौन सा कथन सत्य है? पहला, फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनकी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गई। यानी कि इस युद्ध के, इस संधि के परिणाम स्वरूप भले ही फ्रांसीसी हार गए, लेकिन फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्रीज उनके पास थी वो फैक्ट्रीज उन्हें वापस लौटा दी गई। ये बात बिल्कुल सही है। अब आप सोचेंगे जब अंग्रेज जीत गए तो फैक्ट्री क्यों वापस लौटा दिए? तो ये बात बिल्कुल सही है, लौटा दिए। फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापारी केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे, इसीलिए लौटा दिए कि अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस जो है, या राजाओं के साथ जो आपका इंटरफेरेंस है, किसी प्रकार की संधि, समझौता, युद्ध, ये सब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे, वो भी ब्रिटिश सेना के प्रतिनिधित्व के अंदर। और इस समय तक ब्रिटिश सेना जो है वो हिंद महासागर से लेकर के अटलांटिक महासागर तक अपने आप को फैला चुकी थी। यानी ये जो व्यापारिक क्षेत्र खुला था, इसको पूरी तरीके से उसने व्यापित कर लिया था। तो ये बेचारी केवल व्यापारिक केंद्र के रूप में रह गई। एक तरीके से फ्रांसीसियों के लिए अपमानजनक संधि थी, परंतु थी। तो ये दोनों ही आंसर क्या हैं? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। तो पेरिस समझौता जो इन दोनों देशों के बीच में हुआ वो भी आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही जानकारी से भरा रहा होगा। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने स्वयं को किस तरीके से एस्टैब्लिश किया है, जबकि फ्रांसीसी एक नई सत्ता के रूप में, इसके पहले डच और पुर्तगालियों को तो अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फ्रांस जो है एक नई पावर के रूप में सामने आया था। फाइनली 1760 में आपने देखा कि उसका भी वॉन्डीवॉश कर दिया गया। तमिलनाडु का एक गांव है वॉन्डीवॉश, वहां पर उसको वॉश कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया,
और अंग्रेजों की सत्ता अब पूरी तरीके से भारत की राजनीति में बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली थी, क्योंकि इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर आने वाले थे। मुलाकात करेंगे इन दोनों बैटल्स के साथ अगले सेशन में। आप बने रहिएगा हमारे साथ स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ पास किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी एंड कनेक्ट मी एनीवेयर। एंड आप अपने मित्रों को, भाइयों को, बंधुओं को ज़रूर बताइए कि स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल अब आ चुका है आपके सामने, और ये जो है आपके SDM बनने का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए सजग है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस आशा के साथ कि आप इस सेशन के साथ अपने आप को और ज़्यादा ज्ञानवान बनाएंगे और लोगों के साथ इसको शेयर करेंगे। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।